दोस्तों इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि चाइना का ड्रामेटिक राइज इस सेंचुरी के सबसे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स में से टॉप पर रहा है। चाइना के इस स्पेक्टेकुलर राइज और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के चाइनाज ड्रीम ने केवल उनके ही नहीं बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और यहाँ तक कि प्लानट के इकोसिस्टम को एक नया रूप प्रदान किया है। चाइना के इस इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ने लगभग 800 मिलियन चाइनीज सिटीजन्स को पॉवर्टी से बाहर निकाला है। आज चाइना दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी होने के साथ साथ ग्लोबल प्रोडक्शन में लगभग 20% कंट्रीब्यूट करता है। अपने ह्यूज फाइनेंशियल रिजर्व्स के साथ चाइना एक सिग्निफिकेंट ट्रेड सरप्लस मेंटेन करके रखता है। मिलिट्री माइट के टर्म्स में चाइना दुनिया की सभी सुपर पावर्स को पीछे छोड़ रहा है। जियोपॉलिटिकली देखें तो चाइना की इस ग्रोथ ने न सिर्फ यूएसए के यूनिपोलर हेजिमनी पर एक पूर्ण विराम लगाया है, बल्कि इसने एक ऐसी जियोपॉलिटिकल राइवलरी को जन्म दिया जिसने आने वाले कई दशकों के लिए जियोपॉलिटिक्स का रुख पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन इस बात पे भी कोई दो राय नहीं है कि चाइना की ग्रोथ ने उसके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ साथ बाकी बची दुनिया के लिए हमेशा से अपने साथ कई सीरियस इम्प्लीकेशंस कैरी किए और इसीलिए चाइना के इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स हमेशा से एक इंटेंस डिबेट का मुद्दा रहे हैं। लेकिन आज पासा पलट चुका है। आपने गौर किया होगा कि आजकल जियोपॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चाइना के राइज से ज़्यादा चाइना के डिक्लाइन की प्रेडिक्शंस चर्चा का कारण बनी हुई हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज पूरी दुनिया को अगर किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत है तो वो चाइना का राइज नहीं बल्कि उसका ऑपोजिट है। जी हाँ दोस्तों, डिक्लाइन की वजह से ज़रूरी नहीं कि एक ग्लोबल पावर अपने ऑब्जेक्टिव से पीछे हटने लगती है, बल्कि ऐसे में वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को जल्द पूरा करने के लिए और भी ज़्यादा बेचैन हो जाती है। आज चाइना की कहानी भी कुछ ऐसी ही दिखाई पड़ती है। आज एक्सपर्ट्स इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि 2020s का चाइना एक ऐसा चाइना होगा जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ फेड होने के चलते वो और भी ज़्यादा एग्रेसिव कैपेबिलिटी शो करेगा और ये कॉम्बिनेशन सबसे डेंजरस और वर्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनकर दुनिया के सामने आएगा। दोस्तों चाइना के फास्ट अप्रोचिंग इकोनॉमिक डिक्लाइन की खबरें तो आप कुछ समय से सुन ही रहे होंगे, लेकिन आज हम उसके साथ उस डिक्लाइन से दुनिया के ऊपर मंडरा रहे खतरे की बात करेंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे चाइना का राइज तो दुनिया के लिए खतरा था ही, लेकिन चाइना का डिक्लाइन उससे भी ज़्यादा खतरा बन सकता है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। चाइना के डिक्लाइन और उसके जियोपॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी जीएस2 के इंटरनेशनल रिलेशंस में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंत में छोड़कर जाएंगे जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आगे का डिस्कशन। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि स्टडी आईक्यू ने हमेशा से अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस किया है और एक बार फिर से आपकी तैयारी को अफोर्डेबल बनाने के लिए स्टडी आईक्यू के कोर्सेज पे मिलने जा रहा है आपको भारी डिस्काउंट मंथ एंड सेल के अंतर्गत फ्रॉम 27th to 30th मई। स्टडी आईक्यू के कोर्सेज सिर्फ अफोर्डेबिलिटी के मामले में ही नहीं बल्कि क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं, जहां आपको मिलती है बेस्ट फैकल्टीज के प्री प्लस मेंस के वीडियोस, पीपीटीज, एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स प्रोग्राम और रिवीजन के लिए एप्रोप्रिएट कंटेंट। ये सब कुछ मिलेगा आपको ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे। बस आपको जाना है स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे और यूज करना है कोड AG और उसके बाद आप अपनी तैयारी को दे पाएंगे स्टडी आईक्यू के कोर्सेज से नई उड़ान, क्योंकि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों इन कोर्सेज को खरीदने की लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगी। दोस्तों जब जब कोई देश चाइना के जैसा सडन और इम्प्रेसिव राइज शो करता है तब तब अक्सर उस पर सवाल उठाए जाते हैं। चाइना की कहानी में भी यही हुआ है। माओ जेडोंग की डेथ के बाद कई वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स चाइना की ग्रोथ को लगातार अंडरमाइन करते रहे। यूएस के एक जाने माने डिप्लोमेट जॉर्ज कैनन का कहना था कि चाइना एक ऐसा वास्ट पुअर हाउस है जिसमें कभी भी ऐसी पॉलिसीज टिक ही नहीं सकती जो उसको सस्टेन्ड ग्रोथ दिला सकें। 1989 में हुए तियानामेन स्क्वायर मैसेकर के बाद तो ये बात और भी साफ हो गई है कि इस तरह के पॉलिटिकल क्रैकडाउन के तहत इस देश में कभी प्रॉस्पेरिटी हो ही नहीं सकती। 21st सेंचुरी की शुरुआत में भी ऑब्जर्वर्स का मानना था कि या तो चाइना रिच हो सकता है या फिर ऑटोक्रेटिक हो सकता है, लेकिन दोनों पॉसिबल नहीं है और ऐसा हुआ भी तो चाइना कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन हम देख ही सकते हैं कि कैसे ये प्रेडिक्शन अभी तक गलत साबित हुई है। 1978 से लेकर 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस तक चाइना की डॉलर जीडीपी 17 टाइम्स ग्रो हुई और साथ ही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल पहले से और भी ज्यादा मजबूत और ऑटोक्रेटिक हुआ है।
इसी के चलते चाइना अपनी एक माइटी मिलिट्री बिल्ड कर पाया है और इसी के चलते वो ग्लोबल स्टेज पर एक डोमिनेंट पावर की तरह उभर पाया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस इकोनॉमिक मिरेकल के पीछे दो चीजों का हाथ है, पहला गुड लक और दूसरा गुड पॉलिसी। बात अगर लक की जाए तो 1980s और 1990s के दौरान चाइना को उसका डेमोग्राफिक जैकपॉट हाथ लगा, जिसने चाइना को एक ह्यूज वर्किंग एज पॉपुलेशन प्रोवाइड की। फूड, वाटर और बाकी रिसोर्सेज के केस में भी चाइना सेल्फ सफिशिएंट रहा। इसी दौरान ग्लोबलाइजेशन की बदौलत उसने खुद को कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन्स में इंटीग्रेट किया और देखते ही देखते खुद को वर्ल्ड की वर्कशॉप में तब्दील कर दिया। उसी तरह अगर बात करें गुड पॉलिसीज की, तो माओ के वन मैन रूल और इकोनॉमिक इलिटरेसी से जन्मे सेल्फ क्रिएटेड डिजास्टर्स के बाद जब चाइना की सत्ता डेंग जाओपिंग और उनके सक्सेसर्स के हाथों में आई, तब उन्होंने एक सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी का रुख अपनाया। उन्होंने चाइना को ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन किया, टैक्स और रेगुलेटरी सिस्टम्स को रीशेप किया, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को थोड़ी आज़ादी दी और प्राइवेट बिजनेसेस को इंकरेज किया। इसी के साथ लाए गए पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ने चाइनीज रूलर्स की पावर को कंटेन किया और रेजिम के अंदर नॉन आइडियोलॉजिकल कंपटीशन को अलाउ किया। सीसीपी ने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए अपने इंटरफेरेंस कम किए और इस सब के चलते चाइना में जो इकोनॉमिक बूम और प्रॉस्पेरिटी देखी गई, उसी का सहारा लेकर सीसीपी ने अपने पॉलिटिकल कंट्रोल को वापस अपनी मुट्ठी में कर लिया। चाइना के इस राइज ने उन सभी वेस्टर्न ऑब्जर्वर्स के मुंह बंद कर दिया जिनका कहना था कि डेमोक्रेसीज ऑटोक्रेसीज के कंपैरिजन में हायर ग्रोथ प्रोवाइड करती हैं। ये टायरेनरी और साउंड इकोनॉमिक मैनेजमेंट के साथ नहीं चल सकते। और तो और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के टेन्योर के दौरान तो ये प्रेडिक्शंस भी की गई कि वर्ल्ड एक हेजेमोनिक ट्रांजिशन की तरफ बढ़ रहा है, जहां चाइना यूएस को सरपास करने के लिए एकदम तैयार है। लेकिन हाल ही में कुछ एक्सपर्ट्स ने इन चीज़ों को पूरी तरह से डिनाई किया। उनका कहना है कि चाइना एक डीप इंटरनल क्राइसिस की चपेट में है और प्रेसिडेंट शी का स्ट्रॉन्ग रिप्रेसिव रूल उनके कॉन्फिडेंस को नहीं बल्कि उनकी इनसिक्योरिटी को दर्शाता है। चाइना के राइज को लेकर जन्मी हाइप के सामने ये क्रिटिसिज्म काफी अनरियलिस्टिक लगता है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चाइना के पास एक इनॉर्मस डोमेस्टिक मार्केट जैसे कई परमानेंट एडवांटेजेस मौजूद हैं। चाइना आज 130 कंट्रीज का लीडिंग ट्रेड पार्टनर है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स और रोबोटिक्स जैसी न जाने कितनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में भर भर के इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। माना कि ये सभी स्ट्रेंथ कोई भ्रम नहीं है, लेकिन ये रियलिटी की असल पिक्चर नहीं शो करते हैं। उदाहरण के तौर पर आज चाइना की रिसोर्स रिचनेस एक पुरानी बात हो चुकी है। ओवरसू के चलते उसका अरेबल लैंड डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और पॉल्यूशन के चलते चाइना को एक सीवियर वाटर शॉर्टेज का शिकार होना पड़ रहा है। और केवल नेचुरल रिसोर्सेज ही क्यों, बल्कि आज उसकी ह्यूमन रिसोर्सेज की अबंडेंस भी बैकसीट लेती दिखाई दे रही है। वन चाइल्ड पॉलिसी जैसे मेजर्स आज उसके डेमोग्राफिक डिजास्टर का कारण बन रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2028 तक चाइना की पॉपुलेशन अपनी पीक पर पहुंचकर इतनी तेजी से गिरेगी कि इस सेंचुरी के अंत तक पहुंचते पहुंचते वो कुल आधी ही रह जाएगी। उसकी वर्किंग पॉपुलेशन 2015 में ही पीक पर पहुंच गई थी और अनुमान यह है कि 2020 से 2035 के बीच 70 मिलियन तक रिड्यूस हो जाएगी। और इस तरह के डेमोग्राफिक डिजास्टर्स इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन की आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। खैर इतना ही काफी नहीं था कि आज चाइना की लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी के दिन भी समाप्त हो चुके हैं। पिछले एक दशक से लिबरल रिफॉर्म्स का एजेंडा थम चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर चाइना में फर्दर लिबरलाइजेशन किया जाता है तो वो सीसीपी की गद्दी पर बैठे एलिट्स की पोजीशन के लिए खतरा है। आज चाइना के लीडर्स भले ही चाइना को एक हाई टेक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी में तब्दील करने की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में शी जिनपिंग के आइडियोलॉजी के साथ एक्सेसिव कमिटमेंट ने वहां इनोवेशन को खत्म कर दिया है। शी जिनपिंग के एंटी करप्शन कैंपेन ने एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्ट्रॉय किया और गवर्नमेंट रेगुलेशंस की मल्टीपल वेव्स ने चाइना की लीडिंग टेक फर्म से लगभग $1 ट्रिलियन के कैपिटल को गायब कर दिया है। आसान शब्दों में कहें तो शी जिनपिंग ने चाइना के उस लिबरलाइजेशन प्रोसेस पर फुल स्टॉप लगा दिया है जो एक समय पर उसकी ग्रोथ का कारण बना था। और इन सभी डैमेजेस का असर चाइनीज इकोनॉमी पर दिखना शुरू भी हो रहा है। उनका ऑफिशियल ग्रोथ रेट 2007 के 14% से घटकर 2019 में 6% तक आ गया है। हालांकि गवर्नमेंट तब बार बार 6% ग्रोथ रेट क्लेम कर रही थी, लेकिन कई इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स की माने तो ट्रू फिगर्स कुल 2% के आसपास हैं। साथ ही इस दौरान चाइना अपनी पुअरली एफिशिएंट इकोनॉमी में नॉन स्टॉप कैपिटल इंजेक्ट करके ग्रोथ को इन्फ्लेट कर रहा था।
इसी का नतीजा था कि 2008 से 2020 तक चाइना का ओवरऑल डेट 8 गुना बढ़कर उसके जीडीपी के 335% तक पहुंच गया। और ये तो हम जानते हैं कि पुअर प्रोडक्टिविटी और ग्रोइंग डेट किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छे सिग्नल्स प्रूव नहीं होते हैं। ये सभी चीजें एक ग्रेटली बैकवर्ड की ओर इशारा कर रही है। ऐसा लगता है कि मानो आज चाइना उसी प्री डेंग एरा की ओर वापस जा रहा है जब उसको स्टैग्नेशन और क्राइसिस ने जकड़ा हुआ था। पिछले कुछ समय से प्रेसिडेंट शी का डोमेस्टिक मार्केट की तरफ ध्यान देना ये साफ दर्शाता है कि जिस चाइना ने अपने एक्सपोर्ट्स की स्ट्रेंथ के बलबूते पर खुद को खड़ा किया था, उसको आज दुनिया से एक टफ चैलेंज मिल रहा है। हालांकि कोविड-19 पैंडेमिक ने कुछ समय के लिए चाइना के इस क्राइसिस के लिए एक फेस सेवर का काम किया। चाइना के राइवल्स जिस समय कोरोना वायरस क्राइसिस को कंटेन नहीं कर पा रहे थे, उस समय प्रेसिडेंट शी चाइना में कोविड को कंटेन करने का सारा श्रेय अपनी ऑथोरिटेरियन रजीम के नाम लिख रहे थे और इसी बहाने उसको प्रमोट भी कर रहे थे। लेकिन आज 2 साल बाद हम देख सकते हैं कि कोविड चाइना की अथॉरिटीज के लिए एक टर्निंग पॉइंट तो था, बट वैसा नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। आज उनकी जीरो कोविड पॉलिसी और उससे होने वाली इकोनॉमिक डिजास्टर को देखकर यह साफ पता चलता है कि ये चाइना के लिए एक ट्रैप बन चुका है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑथोरिटेरियनिज्म का असर इंटरनेशनल स्टेज पर भी साफ दिखाई दे रहा है। एक असर्टिव चाइना को उसके ह्यूमन राइट अब्यूजेस, कोविड-19 पैंडेमिक और प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज के चलते इंटरनेशनल स्टेज पर एक हॉस्टाइल रिस्पॉन्स मिल रहा है। चाइना के बीआरआई और टेक जाइंट्स जैसे कि हुआवे को ग्लोबल बैकलैश झेलना पड़ रहा है। कंट्रीज अपनी सप्लाई चेन्स चाइना से बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। मैरीटाइम एशिया की ओर देखें तो यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और यहाँ तक कि साउथ चाइना सी में वियतनाम और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज भी चाइना की असर्टिवनेस को चैलेंज करने के लिए खुद को तैयार कर रही है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, चाइना का इकोनॉमिक डिक्लाइन और उस पर बढ़ रहा इंटरनेशनल प्रेशर दुनिया के लिए खुश होने की बात नहीं है। भले ही आज चाइना कुछ फ्रंट पर चैलेंजेस फेस कर रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसकी पावर या उसका एग्रेशन भी बैकसीट ले रहा है। और ये कोई नई बात भी नहीं है। 1980s में जब सोवियत रशिया की इकोनॉमी अपने लोवेस्ट पॉइंट पर थी, उस समय उसकी मिलिट्री माइट आसमान छू रही थी। उसी तरह 20th सेंचुरी ब्रिटेन एक वास्ट कॉलोनियल एम्पायर को उस समय रूल कर रहा था जब उसकी इकोनॉमिक सुप्रीमेसी डोल रही थी। उसी तरह चाइना भले ही इकोनॉमिकली स्टैग्नेंट हो, लेकिन वर्ल्ड पावर बनने की ड्राइव बहुत तेजी से एक्सेलरेट हो रही है। आज चाइनीज लीडर्स और उनकी स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया चाइना के एम्बिशंस को पहले से भी ज्यादा एग्रेसिवली शो ऑफ करते हैं। उदाहरण के तौर पर चाइना की स्टेट न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ये क्लेम करती है कि आने वाले कुछ ही दशकों में चाइना दुनिया के टॉप पर पहुंच जाएगा। यहाँ जो सबसे थ्रेटनिंग कंसर्न है वो ये कि एक सीरियस इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के बावजूद चाइना अपने जियोपॉलिटिकल कोएशन के टूल्स को शार्प करने से पीछे नहीं हट रहा है। उदाहरण के तौर पर चाइना की मिलिट्री स्पेंडिंग जो 1990 से लेकर 2016 तक ऑलरेडी 10 गुना बढ़ चुकी थी, वो आज भी लगातार बढ़ती जा रही है। चाइना इस मैसिव स्पेंडिंग के जरिए अपनी उन कैपेबिलिटीज को ड्रामेटिकली एक्सपेंड कर रहा है, जिसके जरिए वो ताइवान या अपने नेबर्स और बाकी राइवल्स को इफेक्टिवली थ्रेटन कर सके। अगर स्टैटिस्टिक्स पर गौर करें तो चौंकाने वाले रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि 2014 से 2018 तक चाइना ने अपनी जितनी शिप्स अलग अलग सीज और ओशंस में उतारी हैं, उनका नंबर ब्रिटेन, जर्मनी, इंडिया, स्पेन और ताइवान की नेवीज के कंबाइंड शिप्स के बराबर है। और तो और आज न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के टर्म्स में चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2030 तक इस डोमेन में वो यूएस को भी पीछे छोड़ सकता है। और ये थ्रेट्स केवल उसकी लॉजिस्टिक्स ही नहीं बल्कि उनकी स्पीचेस में भी साफ झलकते हैं। उदाहरण के तौर पर 2021 में शी जिनपिंग ने दुनिया को ये वार्न किया था दैट एनीवन हु ऑब्स्ट्रक्ट चाइनाज प्लान विल हैव देयर हेड्स बैश्ड ब्लडी अगेंस्ट द ग्रेट वॉल ऑफ स्टील। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द हमारे नहीं हैं, ये चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के द्वारा कहे गए हैं। खैर, अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि कोई देश अपनी वीक इकोनॉमी के साथ इतने एग्रेसिव इंटेंशन शो कर सकता है। तो दोस्तों, उसको समझने के लिए डेंग जाओपिंग की हाइड एंड बाइट स्ट्रेटजी पर गौर करना होगा। इसको एक पेशेंट कॉन्फिडेंस का अप्रोच भी कहते हैं। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स का एक सिंपल सा रूल है, जब कोई देश अपनी वेल्थ और पावर के टर्म्स में तेजी से ग्रो करता है तो वो ग्लोबल स्टेज पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए काफी एम्बिशियस और कभी कभी असर्टिव भी हो जाता है।
वो खुद एक एस्पायरिंग हेजेमन की तरह देखने लगता है। जब तक उसकी ग्रोथ जारी रहती है, तब तक वो एग्जिस्टिंग हेजेमन के साथ एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अवॉइड करता है, क्योंकि वो उस समय खुद को और भी ज़्यादा मजबूत करने में लगा रहता है। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है जब ये एस्पायरिंग हेजेमन अपनी प्रॉस्पेरिटी के पीक पर पहुंचकर वापस नीचे गिरने लगता है, और वो चाहे उसके इकोनॉमिक डिक्लाइन की वजह से हो या जियोपॉलिटिकल रेवलरी की वजह से या फिर इन दोनों के कंबाइंड एफर्ट्स की वजह से। लेकिन अब उस देश को अपना फ्यूचर ब्लीक दिखाई देने लगता है और उसके एक्सपेंशन के सपने उसके एग्जिस्टेंस के थ्रेट में तब्दील हो जाते हैं। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में एक रिविजनिस्ट पावर डरने के बजाय और भी ज्यादा एग्रेसिवली एक्ट करने लगता है। जब उसको अपनी ग्लोबल एम्बिशंस का रास्ता ब्लॉक होता दिखाई देता है, तो वो उसको अचीव करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ऐसे में उसकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट एक्सट्रीम लेवल्स तक पहुंच जाती है और ऐसी ग्रेट पावर ना तो जल्दी से हार मानती है और ना ही जल्दी से फेड होती है। ऐसी पावर्स अपने डिक्लाइन को एक्सेप्ट करने के बजाय और ज्यादा वायलेंट हो जाती है। स्लो ग्रोथ की वजह से डोमेस्टिक ऑपरेशन भी बढ़ जाता है, जो उस कंट्री को और भी वीक बना देता है। ऐसे में वो अपनी पब्लिक पर क्रैकडाउन और बाहर दूसरे देशों पर एग्रेशन शो करना शुरू कर देती है। ऐसे में अपने सभी प्रॉब्लम्स का उसको केवल एक ही सॉल्यूशन दिखता है, और वो होता है एक्सपेंशनिज्म। और वर्स्ट कंडीशंस में ऐसे सिनेरियो वॉर्स का रूप ले लेते हैं। इसलिए ऐसे रिविजनिस्ट पावर्स सबसे डेंजरस प्रूफ होती हैं। इसलिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में किसी देश का एक लंबी प्रॉस्पेरस और पावरफुल जर्नी के बाद अचानक से डिक्लाइन होना सबसे खतरनाक ट्रेजेक्टरी बताई जाती है, और हम ये सब अपने आप से नहीं कह रहे हैं। अगर हम अपनी हिस्ट्री बुक्स के पन्नों को पीछे पलट कर देखें तो उसमें ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। इंपीरियल जर्मनी से लेकर जापान तक, यूएस से लेकर यूएसएसआर तक और फ्रांस से लेकर प्रेजेंट डे रशिया तक, इन सभी ग्रेट पावर्स ने अपने अपने टाइम पर इसी ट्रेजेक्टरी को फॉलो किया है। हालांकि ये सभी केसेस अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स थे, लेकिन पैटर्न एकदम सिमिलर था। जर्मनी और जापान के केस में तो उनकी इनसिक्योरिटीज दुनिया को वर्ल्ड वॉर्स तक के एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन तक ले पहुंची थी। खैर, आज कई एक्सपर्ट्स चाइना को भी इसी ट्रेजेक्टरी पर रख कर देख रहे हैं। डेंग ज़ाओपिंग के नेतृत्व में चाइना ने भी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया और काफी लंबे समय तक कैरी किया। डेंग ज़ाओपिंग का कहना था कि चाइना शुड हाइड इट्स कैपेबिलिटीज एंड बाइड इट्स टाइम, यानी अपने प्रॉस्पेरिटी के पीरियड में चाइना चोरी छुपे अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाता गया और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करता रहा। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज चाइना का स्ट्रेटेजिक माइंडसेट कई गुना एग्रेसिव हो चुका है। शी जिनपिंग का मानना है कि वो चाइना को हर हाल में इतना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं जिससे कोई भी चाइना के एग्जिस्टेंस को थ्रेटन ना कर सके। पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के साथ साथ इंटरनेशनल प्रेशर चाइना को डेस्परेट कर रहा है, और चाइना भी उसी स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट का शिकार हो रहा है जिसने एक समय पर जर्मनी और जापान जैसी इंपीरियलिस्ट पावर को बेचैन किया था। लेकिन इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि चाइना भी एक वर्ल्ड वॉर को ही जन्म देने जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बात तो क्लियर है, और वो ये कि अगले कुछ दशकों में दुनिया को एक ऐसे चाइना का सामना करना होगा जो भले ही इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग ना हो, लेकिन उसकी अपने राइवल्स को बीट करने और ग्लोबल ऑर्डर को डोमिनेट करने की एपेटाइट बढ़ती जाएगी। ऐसे में बाकी देशों को और स्पेशली चाइना के राइवल्स जैसे कि यूएस, इंडिया या ताइवान को खुद को मिलिटरीली स्ट्रांग करने के साथ साथ चाइना के साथ कम्युनिकेशन के सभी चैनल्स को भी ओपन रखना होगा। हमें ये ध्यान रखना होगा कि जियोपॉलिटिक्स में इंटेंस पावर और पेसिमिज्म एक डेडली कॉम्बिनेशन है, और इसीलिए एक वीकनिंग और एंग्शियस चाइना को प्रोवोक करना शायद किसी के हित में नहीं होगा। कितनी अजीब बात है ना कि चाइना को मैनेज करना सबसे ज्यादा मुश्किल तब है जब वो वीक है भी और नहीं भी। दोस्तों, ये था आज का डिस्कशन, एंड एज प्रॉमिस्ड आज के लिए आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है दैट हाउ विल चाइनाज डिक्लाइन एज ए हेजेमन change India's fortune in the quest of becoming a global power? And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।